हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम द अलायंस आईएएस एकेडमी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा करंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, उसी में ये आपका अगला पार्ट है। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक पाल। सो देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में ये बता रहा है। तो इसके बारे में जो पहला स्टेटमेंट वो आपको देखना है कि क्या ये जो आईएफएससी जो पहली बनाई गई है गिफ्ट सिटी, क्या वो गांधीनगर में है। पहला स्टेटमेंट आपका ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है द करेंटली द बैंकिंग कैपिटल एंड इंश्योरेंस सेक्टर इन द आईएफएससी आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। कि मान के चलिए कि आईएफएससी है, उसके अंदर कई सारे सेक्टर होंगे, जैसे कि मान के चलिए ये बैंकिंग सेक्टर है, दूसरा कैपिटल सेक्टर होगा, तीसरा इंश्योरेंस सेक्टर होगा। तो इन सब की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी या रेगुलेटिंग बॉडी होगी वो यहाँ पे सेबी को बताया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे जो वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो सेबी है। तो इसमें भी आप सेम मोडस ऑपरेंडी फॉलो करना। पहले आप अपना आंसर देना, उसे कमेंट करना, उसके बाद आके देखना कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली वन। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट पे गलत किस जगह पे है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था कि कई सारे सेक्टर है, तो उन पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स लाए गए हैं। यानी कि सेबी एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम नहीं करेगी। सेबी सिर्फ आपका कैपिटल सेक्टर को देखेगी, बाकी जो सेक्टर्स होंगे जैसे बैंकिंग हो गया उसे देखेगी आपका आरबीआई, इंश्योरेंस सेक्टर को आपका देखेगी आईआरडीए। तो थोड़ा सा पहले आईएफएससी के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहली हमारी आईएफएससी थी इंडिया की, वो सेटअप हुई थी गिफ्ट सिटी के नाम से। कहाँ पर? गांधीनगर में। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत ही ध्यान देने हैं कि यहाँ पे सारे लॉ लगेंगे, दैट ऑल द लॉ ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वुड अप्लाई एंड वुड बी ऑडिटेड बाय द सीवीसी एंड कैग। तो यानी कि सीवीसी और कैग दोनों के पास अथॉरिटी होगी कि वो आपके अकाउंट्स को ऑडिट कर सके। दूसरा जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, refuting claims that IFSC could become a tax heaven, the minister said tax holiday is given only for 10 years। यानी कि सिर्फ 10 साल के लिए आपको टैक्स से छूट दी जाएगी। उसके बाद आपको जैसे बाकी जगहों पे टैक्स दिया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जो सेकंड जो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें मल्टीपल रेगुलेटर हैं। इसमें कौन कौन होगा, जैसे कि सेबी होगा, आईआरडीए होगा, पीएफआरडीए होगा। तो आज का आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहीं पासेस के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पास होते हैं उनकी लोकेशन किस जगह पे है। तो जो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका जीपला पास से। क्या जीपला पास आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है? दूसरा है नाथुला पास, क्या वो सिक्किम में पाया जाता है? तीसरा है बोमडीला पास, क्या ये अरुणाचल में पाया जाता है? चौथा और लास्ट जो है आपका वो बानियाल पास, क्या ये लद्दाख में पाया जाता है? तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि इन पास की लोकेशन याद करने में थोड़ा सा आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसमें आप अपना आंसर कमेंट करिएगा। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। इसका जो आंसर है वो है आपका 2 और 3, यानी कि सेकंड नाथुला पास और बॉमडिला पास बिल्कुल सही करेक्टली मैच है। जो मैच नहीं है जैसे कि जीपला पास, तो देख लेते हैं वो किसकी जगह पे है, इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे भूटान के पास ही है आपका सिक्किम। तो आपका जो जीपला पास है और जो नाथुला पास, तो ये जो मैंने राइट में आइकन बनाया है इस जगह पे पाया जाता है आपका जीपला पास, और जो ये लेफ्ट में आइकन है वहाँ पे पाया जाता है आपका नाथुला पास। ये बहुत ही क्लोज है इसलिए मैप आपको जूम करके देखना पड़ेगा। तो आप लोग खुद से एक बार गूगल मैप में देख लेगा। जो आपका बॉमडिला पास है वो आपका पाया जाता है ये रहा अरुणाचल में, और जो बानियाल पास है वो आपका पाया जाता है लद्दाख क्षेत्र, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंडर ही आपका पाया जाता है। बाकी ये कुछ पासिस के बारे में ये पूरे हैं कि जो जो पास किसकी जगह, जैसे बानियाल में आपको बता चुका हूँ कश्मीर वैली, बारा लाचा ला पास ये आपका लद्दाख में पाया जाता है। इनको पढ़ लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे रोहतांग पास, ये अभी डिस्कशन में भी बहुत था, बीच में न्यूज़ में बहुत आ रहा था। और शिपकीला पास, जीपला पास, नाथुला पास हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी के जो पासेस है वो आप लोग देख लीजिएगा। इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा, इसमें से बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का एमसीक्यू नंबर 3 है वो है आपका आईआईपी से रिलेटेड। तो द करंट बेस ईयर फॉर द आईआईपी इन इंडिया इज 2015 एंड 16। क्या आईआईपी के लिए जो बेस ईयर है
वो 2015-16 है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द लॉन्ग टर्म चेंजेस। क्या ये लॉन्ग टर्म चेंजेस देखता है इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो बाकी तो आपको बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट लग रही होगी, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें एक छोटी सी जगह पे कुछ ट्रिक खेली गई है। तो इसमें आंसर दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं इसमें किस जगह पे वो ट्रिक थी। तो इसका जो पहला चीज़ थी, इसका जो बेस ईयर है वो है आपका 2011-12। तो जो हमने क्वेश्चन में देखा 2015-16 जो वो स्टेटमेंट बोल रहा था वो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आता है आपका 2011-12 में। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट के में किस जगह पे चेंज था, वो था शॉर्ट टर्म चेंजेस को देखता है। आपने सुना भी होगा आईआईपी आपका हर महीने निकलता है, तो इसलिए वो क्या देखता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस को, ना कि लॉन्ग टर्म चेंजेस। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन करें। कुछ ऐसे ट्रिक्स होती हैं जो आपको क्वेश्चन में पकड़नी होती है कई बार, तो आप उससे सीधा आंसर तक पहुँच सकते हो। तो आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं आपका आईआईपी से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखने के इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एक वन ऑफ द लीड इंडिकेटर होता है जो कि आपका शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एनालिसिस कर देता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये पहले ही प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंडस्ट्री डिपेंडेंट आर कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस बाय द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी कंसिडर की जाती हैं। आगे चलते हैं आईआईपी के बारे में, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाले हैं। आईआईपी जो आपका निकालता है वो आपका निकालता है सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी आपका इसकी रेगुलेटरी बॉडी आपकी एक बार में कह सकते हैं। दूसरा जो जर्नल स्कोप है इसका, ये कहाँ का होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को ये बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका इंडिया के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड एडेड इन द यूनेस्को लिस्ट। तो कौन कौन से इंडिया के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जो यूनेस्को में ऐड कर दिए गए हैं। पहला योगा, सेकंड जो बात कर रहे हैं वो आयुर्वेदा से, फिर होता है ये चाउ डांस जो एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। चौथा आपका होता है नवरोज। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जो यूनेस्को रिलीज़ करता है उसमें आते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका 134, यानी कि आयुर्वेदिक आपका इसमें नहीं आता। तो बाकी थोड़ा सा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि यूनेस्को निकालता है और इसमें अभी तक आप इंडिया के टोटल 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। फॉर एन इंक्लूजन ऑफ एन एलिमेंट इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज द स्टेट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नॉमिनेशन। यानी कि जो मान के चलिए इंडिया है, अगर इंडिया को अपनी किसी चीज़ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में लाना है तो इंडिया को वहाँ पे नॉमिनेशन भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो यूनेस्को की कमेटी होगी वो उसको देखेगी, उसको उसके बारे में उसको कंसीडर करेगी। अगर उनको लगता है कि हाँ ये कल्चरल हेरिटेज में इन्हें इसे शामिल करना चाहिए तो वो बिल्कुल उसे शामिल करती है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया में नोडल एजेंसी कौन होती है। इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इसकी नोडल एजेंसी होती है। बाकी इसकी कई सारी नोडल एजेंसीज और भी होती है, सिर्फ वो नहीं होती। जैसे कि हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग नोडल एजेंसी, जैसे कि आपका साहित्य अकादमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ये हो गई। दूसरी हो गई आपकी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, जोनल कल्चरल सेंटर्स। तो ये सारी हो गई, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इंडिया की अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आती हैं। पहला हो गया वैदिक चैंटिंग्स, यानी कि मंत्रोच्चारण जो आपके वेदों में लिखे हैं उनके बारे में। दूसरा रामलीला आती है इसमें, कुटियाट्टम आता है, रम्माण जो आपका उत्तराखंड का एक बहुत फेमस है। फिर मुदियत्तू आता है, कलबेला फोक सॉन्ग आता है, चाउ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख में जो बुद्धिस्ट की चैंटिंग होती है, जो भी वो सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा होता है उन सब के बारे में आता है। संस्कृत ना रिचुअल सिंगिंग्स आती हैं आपका, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स
जो कि बनाए जाते हैं गांडीला ग्रुप पंजाब में। फिर इसमें अगला आता है योगा। फिर आता है नवरोज़। नवरोज़ के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में कमेंट करें कि नवरोज़ होता क्या है, यानी कि नवरोज़ किस बारे में या किस कम्युनिटी से रिलेटेड है। कुंभ मेला इसमें शामिल किया गया है। कुंभ मेला तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका किलोग्राम से रिलेटेड, यानी कि आपने केजी के बारे में बचपन से बहुत सुना है, तो आपको उसके बारे में बताना है। किलोग्राम से रिलेटेड आपका कुछ स्टेटमेंट है। इन प्रिंसिपल साइंटिस्ट कैन डिफाइन अ किलोग्राम और एनी अदर वेट इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू काउंटरैक्ट द वेट। यानी कि किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम वो ये कहते हैं कि अगर हम साइंस के टर्म में जाएं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए ताकि हम 1 केजी वेट को काउंटर वेट कर सके, यानी कि अगर 1 केजी वेट है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको हम किलोग्राम कहते हैं। द प्रोटोटाइप ऑफ 1 किलोग्राम NPK 57 इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो जो एक प्रोटोटाइप बनाया गया था 1 किलोग्राम का, तो इसमें कह रहा है कि वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो इनमें से देखना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 1, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि उस वेट को काउंटर कर सके। तो देखते हैं इसमें सेकंड में क्या गलत था। जो इसमें सेकंड में बोला गया था नॉट अवेलेबल इन, नहीं, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये गलत था। ये अवेलेबल है। द प्रोटोटाइप ऑफ 1 किलोग्राम NPK 57 इज नाउ अवेलेबल इन इंडिया एंड प्लेस्ड एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में ये प्रेजेंट है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कंटेनर, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको आप नॉर्मली नहीं उठाते, बल्कि कुछ क्रेन्स होती है जिनके साइड में इस तरीके से बना हुआ होता है। कुछ मान के चलिए ये कंटेनर है, तो इसमें क्या प्रोसेस की जाती है, ये होता है कोई मेटल होता है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है तो ये आराम से कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये जो चीज़ है इसमें करंट फ्लो कराया जाता है जिससे कि ये एबल हो जाता है इस पूरी कार को उठाने में। तो इसी हम प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड वेट। तो जो हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही है कि साइंटिस्ट 1 किलोग्राम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उस वेट को काउंटर करने में। तो जो नई डेफिनेशन जो किलोग्राम की आई थी थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। करेंटली इट इज डिफाइंड बाय द वेट ऑफ प्लेटिनम बेस्ड इनगॉट कॉल्ड ली ग्रांड के। तो जो पहले था उसे हम बोलते थे ली ग्रांड के। अगर आप ये एक थोड़े टाइम पहले अगर ये जानना चाहते थे कि 1 किलोग्राम होता कितना है तो आपको इसको देखना पड़ता था, यानी कि इसको नापना पड़ता था। लेकिन उसके बाद अभी अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, इसको चेंज करके इसको बना दिया गया है आपका प्लैंक कांस्टेंट। वैसे तो ज़्यादा इसका टेक्निकल में नहीं जाएगा, बस आपको इसका नाम याद रखना है कि जो किलोग्राम है उसको चेंज कर दिया गया, उसको अब बना दिया गया एक प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल में। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। हाँ, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको हम H से डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है वो है आपका H से रिलेटेड होता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका वॉइस ओवर वाईफाई। ये अभी भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। BSNL हैज़ इंट्रोड्यूस वॉइस ओवर वाईफाई, यानी कि क्या BSNL ने इसे इंट्रोड्यूस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दूसरा इसमें है, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, ओनली लिमिटेशन इज दैट वाईफाई कॉलिंग इज एम्ड स्पेशली फॉर एरिया वेयर सेलुलर नेटवर्क आर स्ट्रॉन्ग। यानी कि कहना चाह रहा है कि वॉइस ओवर वाईफाई सिर्फ उन जगहों पे चलेगा जहाँ पे नेटवर्क आपके अच्छे होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। इसमें देखते हैं किस किस जगह पे क्या क्या गलतियां हैं। पहला तो इसमें जो बोला गया था BSNL, ये BSNL नहीं है, ये कौन सी है आपकी, वो है आपकी भारतीय एयरटेल। तो इसने इंट्रोड्यूस करा है वॉइस ओवर वाईफाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दूसरा इसमें जो बोला गया है वाईफाई कॉलिंग जो करी जा सकती है वो आपका लो नेटवर्क एरिया में भी आप आराम से कर सकते हैं। मान के चले आपके मोबाइल में नेटवर्क कम आ रहे हैं
बस इसमें एक लिमिटेशन ये है कि एटलीस्ट आपके मोबाइल में कुछ नेटवर्क होने चाहिए, थोड़े से नेटवर्क होने चाहिए, जिसके बाद ही आप वॉइस ओवर वाईफाई से जुड़ के एचडी कॉलिंग का मज़ा ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख लेना वाईफाई कॉलिंग, क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर ही आपका LTE से रिलेटेड क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, तो शायद ये एक बहुत पॉसिबिलिटी है, शायद ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाए। चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ओरेसिस रेक्स के बारे में। तो आपको बताना है ओरेसिस रेक्स क्या करता है क्या। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ओरेसिस रेक्स मिशन विल बी द फर्स्ट टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉइड एंड रिटर्न टू अर्थ। तो क्या ओरेसिस रेक्स पहला ऐसा मिशन है जिसने सैंपल जनरेट किया है आपका एस्टेरॉइड से, और उसके बाद वो कहाँ आ गया, वापस अर्थ पे आ गया है। दूसरा, बेनू इज अ कार्बेनेशियस एस्टेरॉइड फाउंड इन द क्यूपर बेल्ट। तो इसमें ये बात कर रहा है कि क्या बेनू जो ओरेसिस रेक्स जिस जगह एंड ओरेसिस रेक्स की जो टारगेट साइट है बेनू, क्या वो एक एस्टेरॉइड है जो कि क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो इसका आंसर है आपका ओनली वन, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि ये पहला एक ऐसा मिशन है जो कि एस्टेरॉइड से सैंपल्स कलेक्ट करके रिटर्न कर गया है अर्थ पे। दूसरा जो इसमें था, यहाँ पे एक क्यूपर बेल्ट नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा ओरेसिस रेक्स के बारे में जान लीजिए। ये नासा के द्वारा भेजा गया है मिशन है जो कि आपका कहाँ जाएगा, बेनू पे जाएगा। उसके बाद बेनू कार्बेशियस नियर अर्थ एस्टेरॉइड, यानी कि ये अर्थ के बहुत क्लोज है। क्यूपर बेल्ट तो बहुत दूर पड़ती है अर्थ से। अगर आप अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूपर बेल्ट किस जगह पे है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जो बेनू है वो आपका बहुत ही क्लोज है अर्थ से। तो देख लेते हैं। ओरेसिस रेक्स विल बी द फर्स्ट US स्पेसक्राफ्ट टू रिटर्न सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉइड। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ अ थर्ड प्लानिटरी साइंस मिशन सेलेक्टेड इन न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम आफ्टर जूनो एंड न्यू होराइजन। आगे देखते हैं थोड़ा सा आपका क्यूपर बेल्ट के बारे में जानते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्यूपर बेल्ट आपका इस जगह पे पाया जाता है, ये यानी कि पूरा सोलर सिस्टम जब आपका ख़त्म हो जाता है उस जगह पे पाया जाता है ये। और एस्टेरॉइड बेल्ट आपकी पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में। बाकी ये आपको सीक्वेंस तो ये आपको पता ही होगी, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइट से रिलेटेड। तो जो पहला स्टेटमेंट इसमें है कि साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोना एंड फ्लोरा, ये बनी गई थी, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि वॉशिंगटन ट्रीटी। तो क्या इसे हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें कह रहा है, रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 29,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर प्रोटेक्टेड बाय द साइट्स अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 2। तो इसमें देख लेते हैं कि किस जगह पे इसमें गलत था पहले स्टेटमेंट में। इसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना कि 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता लगाना चाहिए। पहली चीज़, वॉशिंगटन ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा, वॉशिंगटन कन्वेंशन तो आप लोगों को पता ही लग गया किस चीज़ से रिलेटेड है, वो साइट से रिलेटेड है। तीसरा जो आता है वॉशिंगटन कंसेंसस। तो ये जो बाकी 2 चीज़ें, इन दोनों के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वॉशिंगटन ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार से गूगल सर्च कर लीजिएगा। बाकी इसमें सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि इसने 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 29,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को बचाया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफ़े। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप लोगों को दिख जाते होंगे, तो इसी को आपको बताना है कि ये कहाँ पे बनाया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़। तो इनमें से किस जगह पे आपका फर्स्ट गार्बेज कैफ़े बनाया गया है इंडिया का। इसका जो आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में आपका पहला इंडिया का फर्स्ट गार्बेज कैफ़े बनाया गया है। तो ये कुछ क्लिपिंग्स है जो मैंने न्यूज़पेपर की निकाली है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की क्लिपिंग है।
वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज कैफ़े इन छत्तीसगढ़। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अंडर दिस द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड फूड टू पुअर एंड होमलेस इन ल्यू ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि कुछ लोग जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे वो लाके किसको देंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अगर वो प्लास्टिक वेस्ट लाके देंगे तो उसके बाद उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फूड प्रोवाइड किया जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अंबिकापुर जो कि आपकी सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है आफ्टर इंदौर, वो क्या कर रही है, प्लान टू यूज़ द प्लास्टिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो आपको इसमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि अंबिकापुर क्या है, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर के बाद। द कैफ़े विल ऑपरेट फ्रॉम सिटीज़ मेन बस स्टैंड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इसमें याद रखने लायक। अंडर दिस कैंपेन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड फूड एंड होमलेस पीपल ऑफ सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा खाना। और ये आपका किसके अंडर आ जाएगा, सैनिटेशन कैंपेन के अंदर आ जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका STR बास्केट से रिलेटेड। तो आपको बताना है STR बास्केट में कौन सी करेंसी किस सीक्वेंस में आती है। तो पहला जो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका US डॉलर, सेकेंड यूरो, थर्ड है जापानीज येन, फोर्थ है आपकी चाइनीज़ युआन। तो आपको ये बताना है कि कौन सी करेंसी का सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा दिया गया है उसको पहले नंबर पे, और उसके बाद इसी तरह आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो जो इसका आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 1 2 4 3। तो इसमें ये आपका पूरा ये IMF की साइड से ही लिया गया है कि किसका कितना वेटेज है। तो US डॉलर का आपका वो 41.73, यूरो का है आपका 30.93, चाइनीज़ युआन है वो आपका 10.92, जापानीज़ येन आपका 8.33 और पाउंड स्टर्लिंग आपका है 8.09। तो इसको बस इसका सीक्वेंस याद रखेगा। वेटेज आप याद रखिए या ना रखिए वो आपकी मर्जी है, बट इसके सीक्वेंस को इसी तरह याद रखिएगा। तो थोड़ा सा SDR के बारे में जान लेते हैं। SDR इज़ नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑफ IMF। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि SDR ना ही एक करेंसी है ना ही एक क्लेम है जो आप IMF पे कर सकते हैं। रैदर इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर्स। SDR कैन बी एक्सचेंज फॉर दिस करेंसी, यानी कि अगर आप SDR के बदले कुछ करेंसीज चाहें तो आपको IMF वो प्रोवाइड करा देता है। तो इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे कोटा की बात हो रही है, तो इसमें देख लेना कि इंडिया का कहाँ पे शेयर है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है और बाकी किस कंट्री का सबसे ज़्यादा शेयर है, क्योंकि अभी इसमें चेंज करने के बीच में डिस्कशन आ रहे थे कि हमें कोटा के अंदर चेंजेस चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो इनकॉर्पोरेट SDR, यानी कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंडर भी आपका SDR आता है। जो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका वार्म ओशन करंट से रिलेटेड। इनमें से कौन कौन सा आपका वार्म ओशन करंट है आपको ये पता लगाना है। तो जो पहला आपका है वो है कुरिशो, क्या ये वार्म करंट है। सेकंड है अलास्का, क्या ये वार्म करंट है। तीसरा है आपका फॉकलैंड करंट, क्या ये वार्म करंट है। चौथा पेरू करंट। पांचवा है आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो आपको इनमें से करंट सीक्वेंस ढूंढना है कि कौन कौन से वार्म करंट के अंडर आते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि कुरिशो आपका वार्म करंट है, अलास्का आपका वार्म करंट है और आखिरी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो आपका वार्म करंट है। तो ये पूरा का पूरा मैप है जिसमें आपके सारे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट, वार्म करंट वो आपके रेड से दिखाए गए हैं और जो कोल्ड करंट है वो आपके ब्लू से दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये एक वार्म करंट है। दूसरा पेरू करंट, ये आपका कोल्ड करंट है। अलास्कन करंट आपका वार्म करंट है। बाकी आप करंट्स देख लेना अपने हिसाब से किस किस जगह पे कौन कौन सा। हाँ, फॉकलैंड के बारे में मैं बता देता हूँ। फॉकलैंड करंट जो है वो इस जगह पे पाया जाता है और ये क्या है आपका कोल्ड वाटर करंट है, क्योंकि फॉकलैंड इसमें लिखा हुआ नहीं था तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। बाकी आप इस स्लाइड को रोक के आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ध्यान से देखना कि कौन कौन सा करंट कहाँ पे पाया जाता है। और कुरिशो के बारे में आपको बता देता हूँ। कुरिशो आपका ये रहा, ये भी एक वार्म वाटर करंट है। तो आगे चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका है रेड पांडा से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि रेड पांडा के लिए जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ लिस्टेड इन द क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट अंडर द IUCN रेड लिस्ट। क्या ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है? सेकंड जो स्टेटमेंट है, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। क्या ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है? तो देखते हैं आप स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 2, यानी कि पहले में गलत की जगह पे। तो पहले में जो ये बात करी गई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली नहीं, ये सिर्फ एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो थोड़े से इसके कुछ की फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वो पहला है कि रेड पांडा इज एंडेमिक टू द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज, नेटिव टू ईस्टर्न हिमालयाज विद साउथ वेस्टर्न चाइना। इसका हैबिटाट जो आपको याद रखना है, हैबिटाट ये किस किस जगह पे पाया जाता है, जैसे सिक्किम में पाया जाता है, असम में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में। और इसका मैं आपको ये पॉइंट बता ही चुका हूँ। IUCN लिस्ट में किस जगह पे आता है, ये एंडेंजर्ड में आता है, और ये स्टेट एनिमल है आपका सिक्किम का। ये तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं। जो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कोर सेक्टर से रिलेटेड। कोर सेक्टर्स कौन कौन से, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन कौन से होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, दिस कंप्राइजेज अप टू 50% ऑफ वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन IIP, यानी कि IIP जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। तो इसमें कह रहा है कि IIP का ये 50% वेट कंप्राइज करके रखता है। दूसरा ये कह रहा है द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन गिवन द हाईएस्ट वेटेज इन द कोर इंडस्ट्रीज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा जो ये बोल रहा था, ब्रॉड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 3 ओनली, यानी कि सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है। देखते हैं पहले और दूसरे में गलत क्या है। जो यहाँ पे 50% लिखा है, ये 50% नहीं, ये ओनली 40% है। दूसरा जो हाईएस्ट वेटेज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, ये दिया गया है आपका रिफाइनरी को। तो यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज। पहला आपका रिफाइनरी, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र। और दूसरा पहले स्टेटमेंट में जो हम बात कर ही चुके हैं, ये कितना कंप्राइज करता है, 40% करता है। आगे चलते हैं। तो ये आपका पूरा टेबल बनाया गया है कि कितना किसको कितना वेटेज मिला है। IIP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर का पहला जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस स्लाइड्स में। तो आगे चलते हैं। इसमें जो होते हैं ब्रॉड सेक्टर, जो हम थर्ड स्टेटमेंट देख रहे थे, तो उसमें आपका आता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है आपका यूज बेस्ड सेक्टर, जिसमें आपका आता है बेसिक गुड, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और इसका बेस ईयर वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका आर्केन से रिलेटेड। तो आर्केन है क्या, आपको इन स्टेटमेंट्स में ध्यान देना है। इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसेंटली फाउंड इन द वेम्बनाड लेक। क्या ये वेम्बनाड लेक में पाया गया एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है आपका बैक्टीरिया से। तो क्या ये एक मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर आपका बैक्टीरिया से मिलता है। तीसरा जो इसमें बोला गया है, दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन गट, माउथ एंड ऑन द स्किन, यानी कि ह्यूमन गट में, माउथ में और स्किन में पाया जाता है। तो आपको देखना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका 1 और 2, यानी कि 1 भी गलत है और सेकंड भी गलत है। ओनली आपका 3 सही है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या गलत है। पहली जो चीज़ यहाँ पे वेम्बनाड लेक लिखी गई है, ये गलत है। ये वेम्बनाड लेक नहीं, सांबर लेक में पाया जाता है। और सांबर लेक के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि सांबर लेक कहाँ पे पाई जाती है और वो किस लिए न्यूज़ में थी। दूसरा, इसमें जो बात करी गई है मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जब भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ लेना है प्रोकैरियोटिक इज इक्वल टू सिंगल सेलुलर। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोट होकर मल्टी सेलुलर हो। मैंने जब मेरे लेक्चर्स हुए थे साइंस एंड टेक के, तब ये पूरा बताया था कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप साइंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ें।
तो उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कई बार उन टर्म्स की वजह से आपका आंसर निकल आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए था। तो पहला बता ही चुका हूँ मैं, सांभर लेक होनी चाहिए थी यहाँ पे। दूसरा, इट इज़ स्लो ग्लोइंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन गट एंड हैव पोटेंशियल रिलेशन विद ह्यूमन हेल्थ। और ये क्या है, आर्कियन आर अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, कोल्ड डेजर्ट एंड हाइपर सेलाइन लेक। यानी कि एक इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सट्रीम हैबिटाट यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो कितना ही सेलाइन हो, चाहे कितना ही वहाँ पे टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही वहाँ पे कोल्ड हो। तो इसके बारे में बाकी पॉइंट्स आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ये एक डॉक्टर रेणु स्वरूप हैं जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है नार्तिबिला स्वरूपे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्या पता आपका पेपर में पूछ लिया जाए। तो आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सी संस्था आपका ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स निकालती है? क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, क्या वो इंसीड, वर्ल्ड बैंक या विपो? तो इसका जो आंसर है वो है आपका इंसीड। तो यहीं पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स अ लॉट।